इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम के सभी सुनवाने गिरदारी की राम राम। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी आपका अपना कार्यक्रम, जिसके माध्यम से हमारा प्रयास कि आपके बीच में लावे वो जानकारी जो जरूरी है मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि आप जो साथी हैं उससे संबंधित जानकारी लेकर एक नई बढ़िया वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सकें। तो ये कार्यक्रम आपका अपना है। तो आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, एक तो करेंगे कि हम किस तरह अपनी खेती का में जो है लागत कम कर सकें। तो सबसे पहले क्यों इसी पे चर्चा कर लें। तो जब बात आएगी कि किस तरह हम जो है लागत कम कर सकें, तो कुछ बातें हैं जिनका हम विशेष ध्यान रख लें। एक तो कि जब भी आपने खेती करनी है, उस किले की, उस खेत की जो है आपने माटी और पानी की जांच जरूर करानी है, उसका परीक्षण जरूर कराना है। ये बहुत जरूरी है। जब आप ये काम करा लोगे, क्योंकि उसके आधार पे आपने जो है पता चल जाएगा आपके माटी में, पानी में कितने तत्व हैं, आपने कितना खाद देना है। यानी एक संतुलित खाद आप उसमें दे दोगे। जो फालतू हम खाद न्यू गिर दे रहे हैं हम बिना साब के, तो वो सारा खर्चा आपका बच जाएगा, जो अंधाधुंध खाद आपकी है। दूसरा, जो माइक्रो इरिगेशन यानी जो सूक्ष्म सिंचाई योजना है, उसने हम अपनाना। उससे क्या होगा, पानी बचेगा, पानी की लागत बचेगी। फसल चक्र आपने बदलना है। एक ही फसल बार बार ना लेकर आप जो है दूसरी फसल भी ले लें, तो आप जो है उस जमीन में तय, उस माटी में तय बढ़िया फसल ले सकोगे। और जो भी आपने खाद गेरने हैं वो बढ़िया किस्म का आपने गेरना है। और जो दवाई है उनका छिड़काव आपने ड्रोन तय करना है। जब आप ड्रोन से खेती करोगे और दवाई छिड़कोगे तो सही जगह दवाई गिरेगी, जो फालतू की दवाई है वो बचेगी और आपका खर्चा बचेगा। और नियमित रूपता आपने चाहिए कि जो भी आपके कृषि विज्ञान केंद्र है या कृषि विश्वविद्यालय हैं या और भी खेती बाड़ी से संबंधित जितने भी संस्थान हैं, अनुसंधान है, उनसे आप संपर्क में रहें, उनसे सलाह करते रहें कि कौन सा नया तरीका आया है खेती में, कौन सी नई किस्म आई है, बढ़िया किस्म अपनाओगे, बीज उपचार अपनाओगे। ये सारी चीज़ ऐसी हैं जो आपकी जो खेती की है लागत कम करेंगी और आप कम लागत पर जो है अधिक उत्पादन ले सकोगे और वो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी। जब बात आई है कि भाई हमने माटी पानी की जांच करनी है, तो आज इसी विषय पर एक चर्चा, एक वार्ता हमारी हुई है। एक हमारे साथी ने जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर कविता, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र के अंदर, उनसे बातचीत करी भी क्या विधि रहेगी मिट्टी की जांच की और क्या उसका महत्व रहेगा। तो आपने सुनाते हैं वह बातचीत। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर कविता, जिला विस्तार विशेषज्ञ, मृदा विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, देखते हैं कि जो मिट्टी की जांच है या उसकी विधि है, कई बार किसान भाइयों को ये सोचते हैं कि भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत में खाद डालें, लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि हमारा जो खेत है भाई उसकी मिट्टी कितनी लाभदायक है, कितनी कैसी है, या उसकी जांच करवाना उसके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। तो आप हमें ये बताएं कि जो जांच है उसका खेती में जो है ना कितना बड़ा महत्व है, क्या रोल है। सबसे पहले तो सभी आज के जो हमारे श्रोतागण किसान भाई हैं उन सभी को मेरा राम राम। अभी जो सर का सवाल है हम उस विषय पे बात करेंगे कि मिट्टी की जांच का महत्व क्या है।
मिट्टी की जांच से हमारा मतलब है मिट्टी के बारे में वैज्ञानिक जानकारी या मिट्टी की समस्या क्या है कि हमारी मिट्टी में हम अच्छा उत्पादन, विभिन्न जो तकनीकें हैं वो अपनाने के बाद भी जब हम अच्छा उत्पादन नहीं ले पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी मिट्टी में कोई ना कोई समस्या है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और उसी के साथ जो खाद की मात्रा है वो वहाँ पर निर्धारित करना। जी डॉक्टर साहब, कई बार देखते हैं जो मिट्टी में जो खाद की मात्रा है वो कैसे निर्धारित करें, लेकिन इसका जो उद्देश्य है मिट्टी की जांच करवाने का वो क्या है? इसका मोटा मोटा उद्देश्य एक तो यही है कि हमारी जो मिट्टी में पोषक तत्व हैं जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ बढ़वार के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए हमें चाहिए, तो मिट्टी की जांच से हमें उन पोषक तत्वों की कमी के बारे में पता चलता है और हमें एक रिपोर्ट मिलती है। उसी रिपोर्ट के आधार पर हम विभिन्न फसलों के लिए वहाँ पर अलग अलग तरीके से जो खाद का हमें प्रबंधन करना है वो वहाँ पर बताया जाता है, तो वो जानकारी हमें मिलती है। इसके साथ साथ अगर हमारी भूमि में, हमारी मिट्टी में कोई समस्या है, जैसे अम्लता की है, लवणीयता की है या क्षारीयता की है, तो उसके हिसाब से हमें कौन से मिट्टी सुधारक चीज़ें जैसे चूना है, जिप्सम है, हमें उपयोग करने चाहिए, ये हम मिट्टी की जांच से पता करते हैं। इसके साथ साथ हमें हमारी मिट्टी के अनुरूप कौन सा फसल चक्र हमारे लिए सबसे जरूरी है, ये भी हम मिट्टी की जांच के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कई बार देखते हैं किसान भाई एक ही प्रकार का जो है ना खाद मिट्टी में देते रहते हैं, हाँ जी, लेकिन उनको जानकारी सही नहीं मिलती कि ताकि जो उसको यही नहीं पता होता है कि कौन से पोषक तत्व हमारा जो खेत है उसमें कमी है, या फसल में लेने के बाद भी कौन से पोषक तत्वों की कमी हुई है, ऐसा क्या है? जैसे कि जो हमारी फसल है, अगर हम मोटे रूप से बात करें तो हमारी फसल के अच्छे उत्पादन के लिए हमें 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन जो हमारे किसान भाई हैं आज के समय में उनका जो सबसे ज़्यादा उपयोग है वो यूरिया की खाद पे है, डीएपी पे है, पोटाश की भी खाद कुछ किसान भाई उपयोग में ला रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी कमी हमारी मिट्टी में बढ़ती जा रही है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो ये 17 पोषक तत्व हैं इनमें से हमने 3 ही दिए कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, ये तो हमने अपनी खाद से दे दिए, लेकिन इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारा जो प्लांट है वो वायु से या फिर जो हमारी मिट्टी होती है उससे ले लेता है। इसके बाद हमारे 11 पोषक तत्व और बच गए हैं, जिनमें से कुछ की कमी हमारी मिट्टी में है लेकिन कुछ की नहीं है। ये सारी जानकारी हमें इस मिट्टी की जांच से पता चलती है और उन पोषक तत्वों की अगर हम वहां पर जो कमी है वो हम देंगे किसी भी खाद प्रबंधन से या उर्वरक के प्रबंधन से, अगर हम वो सब देंगे तभी हमारे किसान भाई एक अच्छी फसल और अच्छा उत्पादन और कम आय में, कि खर्च कम और आय, उनकी जो इनकम है वो हम वहां से बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, कई बार देखते हैं कि किसान भाई ये सोचे कि मैंने तो जो है ना मिट्टी की जांच करवानी है, हाँ, लेकिन वो ये नहीं सोच पाता है कि मैं किस समय कराऊं, क्या कौन से महीने में कराऊं, फसल लेने के बाद कराऊं या उससे पहले कराऊं या बीच में करवाऊं, तो जांच का जो सही समय है वो क्या है? आमतौर पर अगर हमें अपनी मिट्टी की जांच करानी है तो जैसे ही हमारा जो भी फसल चक्र है, चाहे वो जीरी का है या गेहूं का है या अन्य कोई भी फसल चक्र है, जैसे ही हम उस फसल की वहां पर कटाई कर लेते हैं और हमारे खेत खाली हो जाते हैं, उस समय पर हम अपनी मिट्टी का नमूना जांच के लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर जहां पर कई किसान भाई कई बार क्या करते हैं, अपने खेतों की मिट्टी उठवा देते हैं, तो वहां से तो जरूरी है कि वहां पर उनको उस नई मिट्टी के लिए मिट्टी की जांच करवानी ही चाहिए। इसके अलावा अगर किसी किसान भाई के पास अगर समय नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि एक फसल चक्र पूरा होने के बाद हमें मिट्टी की जांच करवानी चाहिए, कई बार किसान भाई के पास समय नहीं होता, तो किसान भाई पूरा एक जो उनका फसल चक्र गेहूं और जीरी का जैसे पूरा चक्र जब हो जाता है तो उसके बाद सैंपल की जांच करवा सकते हैं, नहीं तो वो 2 या 3 साल के गैप में तो उनको जांच करवानी ही चाहिए अपनी मिट्टी की। अगर वो किसान भाई मिट्टी की जांच करवाता है उसको क्या फायदा हो सकता है? एक तो उसको वहां पर जैसे हमने पहले भी बताया कि जो उर्वरक की या खाद की जो मात्रा है वो निर्धारित हो जाती है। एक तो हम पहले हमें बिना मिट्टी की जांच के हम वहां पर 3 बैग यूरिया दे रहे हैं, लेकिन हमने मिट्टी की जांच करवाई, हमें पता चला कि जो हमारी मिट्टी की आवश्यकता है वहां पर सिर्फ 2.5 बैग की है या 2 बैग की है, लेकिन साथ में हमारे वहां पर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है, तो जो किसान भाई है उसकी उपज है वो घट रही थी उन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से। क्योंकि नाइट्रोजन की बात करें या डीएपी की बात करें तो वो तो उसने दे दिए वहां पे, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्व उसने नहीं दिए। तो ये जो मिट्टी की जांच है ये निर्धारित करेगी कि आपको कौन से पोषक तत्व अपने खेतों में डालने हैं जिससे आपकी अच्छी उपज पैदा होगी। जो हमारा सबसे जो मोटा मोटिव है हमारे किसान भाई का वो यही है कि वो एक अच्छी फसल अपने खेतों से निकाले, और वो तभी निकलेगी जब वहां पर अच्छे तरीके से जो पोषक तत्व हैं वो प्लांट को मिल पाएंगे।
डॉक्टर साहब एक जानकारी चाहेंगे कि जैसे जो जांच है, हाँ जी, किसान भाई करवा लेता है, हाँ, लेकिन वो कैसी कौन सी विधि ले कि किस प्रकार से खेत में, कौन से खेत से मिट्टी की जो है ना वो सैंपल के आधार पे ले कि किस आधार पे ये सोचे कि मैंने इस किले की मिट्टी की जांच करवानी है, तो लेकिन उसका जो नमूना है, हाँ, ये मिट्टी इकट्ठी करनी है, वो कहाँ से ले, इस बारे में भी बताएं। इसके लिए एक तो किसान भाई, जैसे किसी किसान भाई को ये हम उपज के ऊपर ही हम पता लगा सकते हैं कि अगर हमारी सारी प्रबंधन तकनीकें अगर हमने अच्छे से अपनाई लेकिन फिर भी हमारी फसल अच्छी नहीं हुई है, तो एक सीधा सा वहां पर दिखाई दे रहा है कि हमारी मिट्टी की जांच वहां पर जरूरी है जी। उसके लिए किसान भाई को अगर लग रहा है कि वो समस्या उसके किसी, अगर उसके पास मान लो कि 5 एकड़ जमीन है जी, उसको 1 एकड़ में ऐसा महसूस हो रहा है लेकिन बाकी 4 में भी उसने वही तकनीकें अपनाई और अच्छी फसल वहां पर निकाली, तो इसका मतलब है कि उस खेत में समस्या है। तो ऐसे में किसान भाई को उस 1 एकड़ का अलग से सैंपल लेना होगा। लेकिन अगर कोई किसान भाई की जिसके वहां पर वो समस्या तो नहीं है लेकिन फिर भी वो जांच करवाना चाहता है, तो किसान भाइयों को हम ये परामर्श देते हैं कि जैसे आपकी जो 5 एकड़ तक की जमीन जो दिखने में एक जैसी हो, जहां पर आपकी उपज बराबर सी आ रही हो और वैसे कोई समस्या आपको नहीं दिख रही हो, तो आप 5 एकड़ तक एक मिट्टी का सैंपल लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपके आधे एकड़ में भी, कि 1 एकड़ में भी आधे से अलग उपज आती है, आधे से अलग उपज आती है, फसल दिखने में अलग दिखती है, तो आप आधे एकड़ से भी अलग अलग सैंपल लेके आ सकते हो। और इसकी विधि ऐसे है कि अगर आपको सैंपल लेना है तो आपको 0 से 15 सेंटीमीटर तक की जो मिट्टी की परत है वो आपको लेके आनी पड़ेगी। उसके लिए जो किसान भाई हैं सबके पास कस्सी होती है, परात होती है, आप कस्सी से अपने खेतों में वी शेप का कट लगाएं और उसे एक साइड से वी शेप से पूरी एक मोटी लेयर निकाल ले 2 सेंटीमीटर तक की। ऐसे करके आप 5 या 6 जगह से नमूने लें अपने खेतों से। इन 6 जगह के नमूनों को आपस में मिलाएं और छाया में मिलाना है, छाया में ही सुखाना है। अगर मिट्टी ज्यादा गीली है तो आपस में उसको मिला के फिर जो सामने वाले 2 हिस्से हैं उनको निकाल दें। और ये 2 हिस्से निकालने का जो प्रोसेस है वो तब तक करना है जब तक आपका जो फाइनल मिट्टी का साइज है वो 500 ग्राम ना हो जाए। जब आधा किलो के आसपास आपकी मिट्टी बच जाए उसके बाद आप उस मिट्टी को एक अच्छे से थैले में, जो कि खाद या किसी भी चीज से के आसपास ना हो और बिल्कुल साफ पॉलीथीन बैग हो या कपड़े का बैग हो, उसमें भर के जो भी आपके निकटतम प्रयोगशाला है, चाहे वो कृषि विभाग की है या कृषि विज्ञान केंद्र की है या कृषि विश्वविद्यालय की है, आप उस जगह पर ले जाकर अपने उस नमूने को जांच के लिए दे सकते हैं। कई बार देखते हैं कि जो किसान है उनको ये जानकारी नहीं होती कि मिट्टी का नमूना हम कहाँ से ले। हो सकता है शायद वो किसी पेड़ के नीचे से ले लें, क्या ये उनके लिए उचित रहेगा? नहीं, पेड़ के पास से या फिर जो आपने खेतों में खाद डाली है उसके पास से, जहां पर पानी भरता है या फिर जो पानी निकासी वाली जो लाइन होती है, नालियां होती हैं, उनके पास से मिट्टी का नमूना नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो आपके खेत के प्रतिनिधित्व को नहीं कर पाएगा। तो हमेशा जब भी आप नमूना लें इन बातों का आप ध्यान रखें कि आपको पेड़ के पास से नहीं लेना है, पेड़ की छाया के नीचे से कोई सैंपल नहीं लेना है, सिंचाई की जो नालियां हैं उनके पास से कोई मिट्टी का सैंपल नहीं लेना है, दलदली जगह है वहां से नहीं लेना है, और अगर जो देसी खाद आप अपने खेतों में डालते हैं उनके समीप का भी कोई आपको नमूना नहीं लेना है। तो डॉक्टर साहब अंत में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो सुविधा है उनको, प्रयोगशाला की सुविधा वो कहाँ मिलेगी, और अगर वो किसान भाई ये सोचे कि मैं सुविधा तो ले लूंगा पर उसके लिए क्या मुझे कोई शुल्क भी अदा करना पड़ेगा? सर, इसमें जो कृषि विज्ञान विभाग है, जो हमारा कृषि विभाग होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहां पर जो मिट्टी के नमूनों की जांच होती है वो किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेते हैं। लेकिन जैसे कि जो प्रयोगशालाएं हमारे कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती हैं या कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत आती हैं, तो हम किसान भाइयों से चार्ज लेते हैं। हम मिट्टी के सैंपल के लिए 10 रुपए चार्ज लेते हैं जब अगर आपको सिंपल EC, pH, ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इन सब के बारे में पता करना है। लेकिन अगर कोई किसान भाई सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में भी जानकारी लेना चाहता है तो उसको 60 रुपए अलग से देने होंगे जी, ये चार्ज होता है। और ये जो सुविधा है ये हमारे सभी कृषि विज्ञान केंद्र में भी है, साथ में हमारा उचानी में करनाल में एक रिसर्च केंद्र है, वहां पे है, बावल में है, रोहतक में है, और जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, वहां पर भी मिट्टी के नमूनों की जांच की जाती है। डॉक्टर कविता जी, अंत में आप जो हमारे किसान भाई हैं
उनको क्या जानकारी देना चाहेंगे कि ताकि वो अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी भी जांच करा सकें और उसका फायदा उठा सकें? मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार हमारा स्वस्थ होना जरूरी है, उसी प्रकार हमारी मिट्टी का भी अच्छे उत्पादन के लिए और लंबे समय तक उसी उत्पादन को बरकरार रखने के लिए हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य बनाए रखना बहुत जरूरी है। और वो स्वास्थ्य तभी बनेगा जब उसको सारे पोषक तत्व अच्छे से उपलब्ध होंगे। नहीं तो अगर हम पोषक तत्व उसको नहीं देंगे तो उसकी कमी से जो हमारा स्वास्थ्य है वो बिगड़ता चला जाएगा। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच, अगर उनके पास कम समय है तो 2 या 3 साल में तो एक बार जरूर अपनी मिट्टी की जांच करवाएं। डॉक्टर कविता, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो किसान भाई हैं उनको दी। इस जानकारी को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो ये तो चर्चा थी किस तरह से हम जो है मिट्टी की जांच करवा सकें, उसकी क्या विधि रहेगी, उसका क्या लाभ रहेगा। बातचीत में हिस्सा लिए थे डॉक्टर कविता, जो विषय विस्तार विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र के अंदर, उनसे बात कर रहे थे रसाला भाई। ये बात कर रहे हैं कल के कार्यक्रम की। जो कल का हमारा कार्यक्रम है उसमें हमारा के मुख्य विषय रहेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उससे पहले जो हम आपने बता दें, एक ऐसा नंबर है जिस पे आप निःशुल्क जो है अपनी खेती बाड़ी से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान पा सकें, और वो है किसान कॉल सेंटर 1551। तो इस नंबर पर जो आपकी जो भी समस्या है कृषि से संबंधित, उन सब समस्याओं का समाधान आप सीधे ही पा सकें। और यह बात ध्यान जो की है कि वो जो है वो निःशुल्क है, उसमें किसी तरह का कोई भी पैसा आपका नहीं लगता। एक बात और कि अभी कुछ दिन पहला दुश्मन ने हमारे ऊपर एक युद्ध थोप दिया था, एक आतंकवादी हमला किया। उस आतंकवादी हमला का जवाब दिया गया हमारी भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भारतीय सेना के पराक्रम का एक नमूना था, एक संदेश था कि भारत की तरफ कोई अगर आंख उठा कर देखेगा, कुदृष्टि रखेगा, तो भारतीय सेना उसको हर हाल में आखिर तक परास्त करेगी, उसको मिटेगी। और हम उस जो है ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे भारतीय सेना को नमन करते हैं, उनको बधाई देते हैं कि ये उनकी ही जो है संदेश है कि पूरा विश्व भारतीय शक्ति को पहचान गया कि भारत किसी भी ऐसे गलत इरादे की जो कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बार फिर हम भारतीय सेना को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पे दिल से बधाई देते हैं और ये फख्र महसूस करते हैं, ये गर्व महसूस करते हैं कि भारत की तीनों सेनाएं और जो पैरामिलिट्री है, BSF वगैरह, वो सब हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर हैं। और हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी सेनाओं का जो है समर्थन, सहयोग और उत्साह बनाए रखें और हर समय उनके साथ देने के लिए तैयार रहें। उनको एक बार फिर सभी को जय हिंद। और ये बारी है आपके जो है मनोरंजन की, तो कार्यक्रम में हम लेकर आएंगे एक गीत, तो सुनेंगे इस गीत में। का भगवान हिम्मती हिम्मत का भगवान हिम्मती, हिम्मत करके चलता जा, हिम्मत से मंजिल मिल जाएगी, कष्ट का समय निकलता जा। हिम्मत का भगवान हिम्मती, हिम्मत करके चलता जा, हिम्मत से मंजिल मिल जाएगी, कष्ट का समय निकलता जा। हिम्मत से मंजिल मिल जाएगी, कष्ट का समय निकलता जा। हाथों से जो चीज चली जा, रोने से कुछ फायदा
फायदा ना, तन को चिंता खा जाती तन खोने से कुछ फायदा ना, तन को चिंता खा जाती तन खोने से कुछ फायदा ना। जो सोना कानों को तोड़े सोने से कुछ फायदा ना, बिन मतलब कुछ बोझ उठा कर ढोने से कुछ फायदा ना, बिन मतलब कुछ बोझ उठा कर ढोने से कुछ फायदा ना। हंस के भोग भोगना चाहिए, हंस के भोग भोगना चाहिए, जो भी दुख सुख मिलता जा, हिम्मत से मंजिल मिल जाती, कष्ट का समय निकलता जा। हिम्मत का भगवान हिम्मती, हिम्मत करके चलता जा, हिम्मत से मंजिल मिल जाती, कष्ट का समय निकलता जा। सदा कोई ना चीज रही इतिहास उठा के देख लियो, आई थी जो चली गई इतिहास उठा के देख लियो, आई थी जो चली गई इतिहास उठा के देख लियो। काल से कोई बचा नहीं इतिहास उठा के देख लियो, शास्त्र कहते सही सही इतिहास उठा के देख लियो, शास्त्र कहते सही सही इतिहास उठा के देख लियो। रोज निकल कर चढ़ता सूरज, रोज निकल कर चढ़ता सूरज, शाम पड़े ही ढलता जा, हिम्मत से मंजिल मिल जाती, कष्ट का समय निकलता जा। हिम्मत करके चलता जा, हिम्मत से मंजिल मिल जाती, कष्ट का समय निकलता जा। और सर्दी गर्मी भूख प्यास और दुख सुख को सहना चाहिए, मान अपमान और लाभ हानि में सहनशील रहना चाहिए, मान अपमान और लाभ हानि में सहनशील रहना चाहिए। लालच और लोभ धारा में कभी नहीं बहना चाहिए, जो कुछ कहना सुना हो तो सन्मुख ही कहना चाहिए, जो कुछ कहना सुनना हो तो सन्मुख ही कहना चाहिए। त्याग के बल से बल मिलता है, त्याग के तप से बल मिलता है, जीवन सदा बदलता जा, हिम्मत से मंजिल मिल जाए, कष्ट का समय निकलता जा। हिम्मत से मंजिल मिल जाएगी, कष्ट का समय निकलता। करीब हम बात कर रहे थे कि कल के कार्यक्रम के हमारे विषय करेंगे, तो कल के कार्यक्रम का विषय रहेगा एक तो हरी खाद के लिए ढांचे की बिजाई, दूसरा रहेगा प्राकृतिक खेती में नीम पेस्ट हम कैसे तैयार कर सकें, और चर्चा करेंगे कि गर्मियों में आरे चारे वाली जो फसल है उनकी बिजाई का महत्व क्या है। एक चर्चा और हम करना चाहेंगे कि धान का सीजन शुरू होने वाला है, कि हम धान की जो स्वस्थ बोध किस तरह तैयार कर सकें। तो आपने पता है कि जब भी आप धान की प्योद की बात करोगे तो एक तो भूमि का जो चुनाव है वो सही होना चाहिए, बीज का चयन भी सही होना चाहिए, अच्छी किस्म का बीज हमें लेना चाहिए, और उस बीज का उपचार भी बहुत ज़रूरी है। अगर बीज का उपचार नहीं होगा तो बहुत सी बीमारियां उसमें लग जाएंगी। जो पौध सी है हमारी,
उस खातर खेत की तैयारी भी, उसमें जो है कितना, जिस तरह हम कहते हैं 10-12 गाड़ी जो है या 6 टन गोबर की गली सड़ी खाद प्रति किलो हिसाब है, इस बात का भी ख्याल रखना। और जब किस्म का चुनाव करोगे तो उसके गले उसकी बिजाई का समय का भी ख्याल रखना है। आप कौन सी जो किस्म ले रहे हो, वो आगेती है, पछेती है, मध्यम आकार की है और बासमती है, और वो जो भी वो है, तो आपने उसके लिए ये ध्यान रखना है कि उसका सही समय क्या है, यानी बिजाई का समय आपने विशेष ख्याल रखना है। फिर उसमें भी लगाने का तरीका क्या है, भी आपने सुहागे से क्यारी बनाई है या कितने घंटे बाद आपने काम करना है, किस तरह से आप छिंटे के हिसाब से है या कितने वर्ग मीटर में, या कौन सी किस्म का कितना जो है बीज कितना, इन सब बातें ख्याल रखना है। और अगला खाद ध्यान रखना है कि हमें जो खाद देना है उसका समय क्या है और मात्रा की। अगर समय के हिसाब से जो है खाद नहीं दिया गया, मात्रा के हिसाब से खाद नहीं दिया गया, तो भी समस्या होगी। जो खरपतवार नियंत्रण उनका भी करना और समय के अनुसार ही ध्यान रखना कि आपके खेत में किस तरह कोई बीमारी ना हो। इन सब बातों का अपने ख्याल रखना। इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम आपने बता दें कि इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के सभी सुनने की राम राम।